हेलो गाइस, वेलकम बैक। हम लोग पीजीपीपी देख रहे थे एंड अप टू लास्ट लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड 3 पार्ट्स ऑफ द पीजीपीपी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द पार्ट नंबर 4। बहुत ही छोटा सा पार्ट है, एक पेज का है, 4-5 सेक्शंस पढ़ने हैं, एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा, बहुत ईजी भी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं आपको समअप करा देता हूँ कि मैं अभी आपको क्या क्या पढ़ा चुका हूँ। मैंने आपको पीजीपीपी का बेसिक पढ़ाना स्टार्ट किया था, जहाँ पर बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, एडवेंचर इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चर, आईसीडीएस की बात करी थी, टाइप्स ऑफ बिजनेस, स्पेसिफाइड, स्पेक्युलेटिव, ये सब हमने देखा था। इसके बाद मैंने आपको बोला था कि हमारा मेन काम होता है प्रॉफिट कैलकुलेट करना, तो हम प्रॉफिट कैलकुलेट करना स्टार्ट कर रहे थे। तब मैंने आपको बोला था प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक तो इनकम, एक चाहिए एक्सपेंसेस। इनकम के दो सेक्शन थे, 28 और 41। 41 को भी नहीं पढ़ाया है, होल्ड पे डाला है। 28 में अपन ने लिस्ट ऑफ इनकम पढ़ ली थी जो पीजीपीपी में टैक्सेबल होगी। फिर बीच में एक छोटा सा सेक्शन आया था, सेक्शन 29। उसने बोला था कि आप इनकम तो निकाल चुके हो, लेकिन अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आपको फॉलो करने पड़ेंगे सेक्शंस। कौन से? सेक्शन 30 से लेके सेक्शन 43 डी तक यू हैव टू फॉलो। फिर हम लोगों ने एक्सपेंसेस के सेक्शन देखना स्टार्ट कर दिए थे, और उसने हमें बताया था कि पी की डेबिट साइड क्या क्या आ सकता है। तो पी की डेबिट साइड आ सकता है एक तो सेक्शन 30 के हिसाब से RT RI, किसका बच्चों? बिल्डिंग का। इसके बाद 31 आया था, जिसने बोला था कि रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस किसके आएंगे? प्लांट एंड मशीनरी के एंड फर्नीचर्स एंड फिटिंग्स के। इसके बाद सेक्शन 32 आया था, जिसने हमें नॉर्मल डेप्रिसिएशन एंड एडिशनल डेप्रिसिएशन को डेबिट करने की बात कही थी पी में। इसके बाद जो सेक्शन आया था दैट इज सेक्शन 32 AD। वो सेक्शन ने हमें इन्वेस्टमेंट अलाउंस जो 15% से मिलती है नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया में एलिजिबल प्लांट एंड मशीनरी खरीदने से, वो भी हमने देख लिया था। इसके बाद मैंने बोला था रिजर्व जनरली तो नहीं आते, लेकिन कुछ लोग रिजर्व्स को डेबिट कर सकते हैं। एंड वो लोग कौन थे? टी, कॉफ़ी, रबर वाले। 33 AB। और 33 ABA भी कर सकता है जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस प्रोड्यूस और एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। उसका नाम था साइट रेस्टोरेशन फंड। बाकी कोई और रिजर्व्स को डेबिट नहीं कर सकता। तो देखो बच्चों, आप लोगों को कितनी ग्रिप बनानी है पीजीपीपी पे। जैसे ही टी, कॉफ़ी दिखते से ही आपको वर्ड याद आना चाहिए कि 33 AB की बात चल रही है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस वालों ने रिजर्व बनाया तो 33 AB क्लिक होना चाहिए आपको। नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया वेस्ट बंगाल वर्ड दिखते से एकदम से आपको क्लिक होना चाहिए कि ये नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया हो सकता है और इसमें इन्वेस्टमेंट अलाउंस मिल सकती है। और यहाँ पे एडिशनल डिप्रेशन की रेट जो है वो 20 की जगह कितनी कर दी जाएगी? 35%। मतलब, और ये ग्रिप कब आएगी? जब आप उसको बार बार रिकैप करोगे, बार बार रिवाइज करोगे। और हमेशा रिवाइज करते हैं आंख बंद करके रिवाइज करा करो बच्चों। जिस सीक्वेंस में पढ़ रहे हो बार बार उसी सीक्वेंस में पढ़ो, आंख बंद करके रिवाइज करो, सोचो कि आपको माइंड में कितना आया है। लोग क्या करते हैं, बार बार देख के कॉपी में खोल खोल के रीड कर करके क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं, तो उन्हें पता नहीं चलता कि उनके माइंड में क्या क्या है। मैं कैसे रिवाइज करता था? जैसे सेक्शन 28 मुझे रिवाइज करना होता था, तो सेक्शन 28 के लिए मैंने आई हैव क्लोज माई आइज एंड उसमें कौन कौन सी इनकम 28 के अंदर टैक्सेबल होती है मैं उनका नाम बोलना स्टार्ट करता था। उनकी कंडीशन भी मैं बोलते रहता था। 5 मिनट में रिवाइज कर लेता था मैं तो। लेकिन ये 5 मिनट जो मैंने अचीव करे बच्चों, वो एक बार में नहीं हुए, पहले बहुत मेहनत करी। आपने क्या किया? पता चला आप 28 रिवाइज कर रहे हो, आपको 3 पॉइंट ही याद आते हैं। फिर आपको 3 पॉइंट के बाद जो पॉइंट याद नहीं आए उसको वापस देखो, फिर उसको रीड करो। फिर उसको क्या करा आपने? रिवाइज करना चालू किया। फिर ऐसे 8 पॉइंट आएंगे, 9 पॉइंट आएंगे, 10 पॉइंट आएंगे, आपकी धीरे धीरे उस पर क्या हो जाएगी? ग्रिप हो जाएगी। आप पूरे पॉइंट रिवाइज करने लग जाओगे बिना देखे। देख देख के रिवाइज करोगे तो कोई सेंस नहीं है। जब आप भूलते हो ना बच्चों, तो आपके माइंड को पता चलता है कि आप कौन सा पॉइंट भूले हो, और फिर आप उसको रीड करते हो ना, तो आपका माइंड उसको याद रखने की भी क्या करता है? कोशिश करता है। तो कभी भी रीडिंग मत करा करो, उसको रिवाइज करा करो। हमेशा अपने माइंड से क्या करिए, चीज़ों को रिवाइज करिए। आई बात समझ में? 33 ABA तक हम देख चुके थे, दैट इज साइट रेस्टोरेशन फंड। फिर मैंने आपको पढ़ाया था सेक्शन नंबर 35, दैट वॉज फॉर साइंटिफिक रिसर्च। इसके बाद मैंने आपको पढ़ा दिया था सेक्शन 35 ABA, दैट इज फॉर स्पेक्ट्रम लाइसेंस, है ना। टेलीकॉम कंपनीज को लेना होता है ये जो 2G 3G 4G जो आपको स्पीड मिलती है, इट इज़ ड्यू टू दिस लाइसेंस ओनली। फिर सेक्शन 35 ABB, टेलीकॉम का बिजनेस चालू करना है तो भाई टेलीकॉम का लाइसेंस भी चाहिए होगा। इनको अमोटाइज किस तरीके से करते हैं और उसकी अमोटाइज करने के बाद जो वैल्यू कितनी P&L में डेबिट करनी है, वी हैव सीन दैट थिंग नाउ। अच्छा, एक चीज़ और देख लीजिए, 35 AD। 35 AD वॉज फॉर दी स्पेसिफाइड बिजनेस, एंड स्पेसिफाइड बिजनेस के अंदर कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हो अदर देन लैंड, गुडविल और इन्वेस्टमेंट, उसकी 100% क्या मिल जाती है? डिडक्शन मिल जाती है। तो बच्चों आपकी ग्रिप कब होगी? जैसे क्वेश्चन में लिखा था मिस्टर राहुल ने कोल्ड चेन स्टार्ट करा है। यार कोल्ड चेन स्टार्ट करा है तो ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, बिजनेस है। लेकिन
सक्सेस किसको मिलेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में? जिसको ये याद आ गया कि यार कोल्ड चेन जो था वो स्पेसिफाइड बिजनेस था। प्रियंका चोपड़ा की सी से कोल्ड चेन था। वेफर फैब्रिकेशन, अरे ये तो स्पेसिफाइड बिजनेस है। स्पेसिफाइड बिजनेस होते से याद आना चाहिए कि यार जो बिल्डिंग्स है या जो भी असेट्स है उसको 100% आप क्या कर सकते हैं P&L के अंदर डेबिट कर सकते हैं। लैंड को छोड़ दो, गुडविल को छोड़ दो और इन्वेस्टमेंट को छोड़ दो, इसके अलावा सब चीज़ों को आप P&L में क्या कर सकते हो, डेबिट कर सकते हो। तो ये होगा तो ही आप एग्ज़ाम के अंदर अच्छा स्कोर कर पाओगे पीजीपीपी में, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। एंड ये चीज़ आएगी कैसे बच्चों? ये ओवरनाइट थोड़ी आ जाएगी कि मैंने पढ़ा दिया, आपने पढ़ लिया, समझ लिया और ये आपको आ गया। ऐसा थोड़ी होता है बच्चों, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको भी क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। सी कंपनी लॉ में क्या होता है, जब आप कंपनी लॉ पढ़ते हो, आप मुझे बताओ, जब आप कंपनी लॉ पढ़ते हो तो होता ही है ना कि सिर्फ कंपनी रिलेटेड बातें करते रहते हो। अब हमारे इनकम टैक्स में ज़रा देखो, हमारा इनकम टैक्स कितना ओपन एंडेड है। कभी हम कंपनी की बात करते हैं, कभी हम HUF की बात करते हैं, कभी हम इंडिविजुअल की बात करते हैं, कभी रेसिडेंट की बात करते हैं, कभी नॉन रेसिडेंट की बात करते हैं, कभी कोल्ड चेन की बात करते हैं, कभी फर्टिलाइजर्स के प्रोडक्शन की बात करते हैं, फिर नॉर्मल बिजनेस भी होता है, मोबाइल की शॉप भी है, केमिकल की शॉप भी है ना। अब यार तो केमिकल का मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, फर्टिलाइजर्स की मैन्युफैक्चरिंग चल रही है। अब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर तो स्पेसिफाइड है लेकिन केमिकल स्पेसिफाइड नहीं है। तो आप मेरी बात समझे ये चीज़ को। तो इनकम टैक्स एक ओपन एंडेड सब्जेक्ट है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड क्या बनाए गए हैं, प्रोविजंस बनाए गए हैं। इसको तभी आप अपनी ग्रिप में ले सकते हो जब आप उसको बार बार रिवाइज करोगे। बहुत बार रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। और रिवाइज नहीं, रिवाइज मतलब रीडिंग नहीं, रिवाइज करना है। और वो रिवाइज कैसे होता है, माइंड से, बार बार रीड करके नहीं। ठीक है, तो ये सब हम देख चुके हैं अभी तक की हमारी कहानी। और इसको मैंने बोला था ये 3 पार्ट है। और इसमें याद रखना मैंने आपको क्वेश्चन भेज दिए 31, 30, 31, 32 के कुछ क्वेश्चन भेजे, साथ में 28 के भी कुछ क्वेश्चन भेजे हैं, 50 क्वेश्चन और क्वेश्चन भेजूंगा। अब भेजूंगा वापस से डेप्रिसिएशन के और क्वेश्चन भेजूंगा, यहाँ से लेके यहाँ तक के और क्वेश्चन भेजूंगा। मैं आपको क्वेश्चन भेजते रहूँगा बच्चों, डोंट वरी। इन दी नेक्स्ट शीट यू विल गेट दी क्वेश्चन फॉर दी सेक्शन 32 AD to 35 AD। ठीक है, ये सब हमने अब देख लिया है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4, जो कि बहुत ही छोटा सा पार्ट है। सबसे पहला सेक्शन हम लोगों को जो देखना है ना, वो है सेक्शन 35 CCA। एक एक लाइन के सेक्शन से बच्चों, बस एक ही सेक्शन बड़ा है 35D। चलो ध्यान दो सब लोग, स्क्रीन पे देखो। अब रिवीजन कुछ नहीं कर रहे हैं, सम अप कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेन सेक्शंस पे आ चुका हूँ। सेक्शन 35 CCA क्या बोलता है? पेमेंट टू रूरल डेवलपमेंट और अर्बन पॉवर्टी इराडिकेशन फंड। आपने पेमेंट किया है, पेमेंट यानी आपने एक तरीके से डोनेशन दिया है। आपने डोनेशन किसके लिए दिया है? रूरल डेवलपमेंट के लिए। कुछ ऐसी एसोसिएशन है, इंस्टीट्यूशन है जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखे हैं, जो कि क्या करते हैं, रूरल डेवलपमेंट का काम करते हैं। या फिर आपने डोनेशन दिया है बच्चों किसको? अर्बन पॉवर्टी इराडिकेशन फंड को। तो ये आप P&L में डेबिट कर सकते हो एज पर सेक्शन 35 CCA। देखिए मैंने आपको जब पढ़ाया था ना, जब मैं साइंटिफिक रिसर्च पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको बोला था, मैंने आपसे एक क्वेश्चन करा था, क्या डोनेशन P&L में आ सकता है? तो मेरा ओपिनियन ये था, और इनकम टैक्स वालों का भी ओपिनियन ये होता है कि भाई डोनेशन P&L में नहीं आ सकता, क्योंकि ये पर्सनल नेचर का होता है। जनरली ये ड्राइंग्स कंसिडर किया जाता है। लेकिन जिन चीज़ों के लिए स्पेसिफिक सेक्शन बना देंगे तो फिर वो सेक्शन बोलेगा तो वो P&L में आ ही जाएगा। तो साइंटिफिक रिसर्च के लिए जो डोनेशन दोगे वो तो P&L में आ जाएगा, क्योंकि किसने कहा है? सेक्शन 35 ने। याद कर लो, नेशनल लेबोरेटरीज, IIT की हमने बात करी थी, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस की हमने बात करी थी, उनको डोनेशन दोगे तो वो P&L में क्या करने दिया जाएगा? डेबिट करने दिया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा कोई और डोनेशन नहीं आएगा, क्योंकि मैंने बोला था कि सिर्फ वही डोनेशन कवर्ड है। अब मैं एक और एक डोनेशन को इंक्लूड करवाने जा रहा हूँ। तो बच्चों ऐसे धीरे धीरे करके कुछ और डोनेशंस भी आते जाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप अभी याद रखिए साइंटिफिक रिसर्च वाला डोनेशन कवर्ड है। और डोनेशन किसको दिया है आपने? रूरल डेवलपमेंट को या फिर अर्बन पॉवर्टी इराडिकेशन फंड को। उसको भी आप P&L में क्या कर सकते हो? डेबिट कर सकते हो। मिस्टर राहुल की मोबाइल की शॉप है, उन्हें 1 लाख रुपये अर्बन पॉवर्टी इराडिकेशन फंड को दे दिए। वो चाहते हैं कि देश में गरीबी ना रहे। अब बताओ ना, ये काय का बिजनेस का खर्चा है? कौन सी मोबाइल शॉप का खर्चा है? ये P&L में डेबिट नहीं होना चाहिए, लेकिन एज पर 35 CCA इसको P&L में क्या कर दिया जाएगा? डेबिट कर दिया जाएगा। बहुत ही सिंपल सी बात थी। तो सर कितना? देखो बच्चों, जहाँ पर 150% ऐसा कुछ होता है तो मैं आपको स्पेसिफाई कर देता हूँ। जहाँ पर ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं किया तो जितना खर्चा करा यानी 100% एक्सपेंडिचर विल बी अलाउड। तो ये रही बात। कोई भी पर्सन है ना, ये पर्सन, कोई भी पर्सन, एनी पर्सन कोई भी सम पे करता है, एनी सम पेड टू दी अर्बन पॉवर्टी इराडिकेशन फंड और एनी अदर फंड सेटअप
एंड नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द रूरल डेवलपमेंट विल बी अलाउड एज अ डिडक्शन। आपको 100% क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी। तो एनी पर्सन डोनेशन, डोनेशन किसको, रूरल डेवलपमेंट के लिए, या फिर रूरल डेवलपमेंट के लिए, या फिर किसको देते हैं, अर्बन पॉवर्टी इराडिकेशन फंड को देते हैं। तो कितनी डिडक्शन मिल जाएगी, 100%। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन इज ओवर। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन दैट वी हैव टू सी इज सेक्शन 35CCC, अगेन अ वन लाइन सेक्शन, एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। एग्जाम में जैसे ही वर्ड दिखा पॉवर्टी इराडिकेशन फंड 35CCA, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन 35CCC, तभी सक्सेस है। ये तो पता ही नहीं चला एग्रीकल्चर एक्सटेंशन कहाँ लिखा हुआ है पूरे इनकम टैक्स एक्ट में, आपको पता ही नहीं चलेगा। और ये बहुत ही स्पेसिफिक सेक्शन है बच्चों, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन पे आप क्या कर रहे हो, खर्चा कर रहे हो। अब बात ये आती है कि सर ये एग्रीकल्चर एक्सटेंशन होता क्या, पहले ये समझ लो, तब सेक्शन में तो कुछ खास बात है नहीं। जैसे कोई कंपनी, जैसे मैं बात करता हूँ, मिस्टर राहुल है ना, और वो क्या करते हैं बच्चों, फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस करते हैं, पेस्टिसाइड्स प्रोड्यूस करते हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स बनाते हैं जो कि एग्रीकल्चर में क्या आते हैं, काम आते हैं। अब क्या है, किसानों ने ये सब चीज़ों का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि किसानों को पता ही नहीं है कि ये सब प्रोडक्ट मार्केट में आ चुके हैं। हमारे वहाँ के किसान जो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि हमारे वहाँ के किसान एजुकेट हो। तो गवर्नमेंट ने बोला है कंपनीज़ को कि आप एक इनिशिएटिव लो, अपने अपने एरिया के किसानों को क्या करिए, एजुकेट करिए। ठीक है, तो कंपनी किसानों के एजुकेशन पे खर्चा करेगी, उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। क्या बोला मैंने बच्चों, किसानों को एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए क्या करेगी, एक्सपेंडिचर्स करेगी, उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। गांव गांव जाकर ये लोग वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करेंगे, किसान कॉल सेंटर्स क्या करेंगे, स्टैब्लिश करेंगे। किसानों को कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो वो किसान कॉल सेंटर पे कॉल करके क्या कर सकता है, बात कर सकता है, क्योंकि उनको पता ही ना किस टाइप का फर्टिलाइजर्स कब यूज़ करना है, उनकी सॉइल का टाइप क्या है, उनको एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके ऊपर खर्चे होते हैं, तो उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के एक्सपेंसेस। अगर कोई भी कंपनी जो कि किससे डायरेक्टली लिंक्ड है, किसानों से लिंक्ड है, उनका बिजनेस किससे चलता है, किसानों से चलता है, तो भाई वो किसानों को एजुकेट करने के ऊपर खर्चा करेगी। तो सर वो खर्चा करेगी तो क्या होगा, उसका बेनिफिट मिलेगा। तो बच्चों जरा देखिए क्या लिखा हुआ है, जरा इधर देखो, सब लोग इधर आ जाओ। एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एनी पर्सन, कोई भी पर्सन क्या करता है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन पे खर्चा करता है। भाई मैं तो नहीं करूंगा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन पे खर्चा, ऑब्वियस बात है, कौन करेगा, जो कि कंपनीज हो सकती है या फिर कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, एचएफ हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, जिसका एग्रीकल्चर से थोड़ा बहुत क्या हो, किसानों से थोड़ा बहुत लेना देना हो, वो खर्चा करेगा। तो एनी पर्सन, एनी एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एनी एक्सपेंडिचर बोला है बच्चों, तो कैपिटल नेचर भी कवर्ड है, रेवेन्यू नेचर भी कवर्ड है, कैपिटल नेचर भी कवर्ड है, रेवेन्यू नेचर भी कवर्ड है। अच्छा, यहाँ पर अपन क्या कर रहे थे, डोनेशन दे रहे थे, ये तो डोनेशन था। अब अपन खुद खर्चा कर रहे हैं, किसानों को एजुकेट करने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कर रहे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कर रहे हैं। से किसानों को प्रेजेंटेशन दिखाना है तो मैंने प्रोजेक्टर वगैरह क्या कर लिया, परचेज कर लिया, और साथ में मैंने ट्रेनर्स अपॉइंट कर ली जो वर्कशॉप में जाकर किसानों को क्या देंगे, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। तो मैं ट्रेनर्स को सैलरी दूंगा तो वो मेरा रेवेन्यू नेचर का खर्चा है, प्रोजेक्टर परचेज किया तो वो मेरा कैपिटल नेचर का खर्चा है। तो मैं कोई भी खर्चा करूं ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन नोटिफाइड बाय द एग्रीकल्चर बोर्ड, विल बी अलाउड एज अ डिडक्शन, उस पर आपको क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी। कितनी बच्चों, जरा इधर देखो, सब लोग इधर देखो, एट द रेट 150%। कैपिटल हो चाहे रेवेन्यू हो, कैपिटल तो क्या होता है बचाओ, कैपिटल तो क्या होता है, बैलेंस शीट में जाता है। ये तो आपके कैपिटल को उठाकर एक साथ 100% पीएनएल में क्या करा देंगे, डेबिट करा देंगे। अगर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर किसके लिए किया है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के लिए, वो रेवेन्यू को भी क्या करा दिया जाएगा, पीएनएल में डेबिट करा दिया जाएगा। अगर वो रेवेन्यू खर्चा किसके लिए किया है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के लिए किया है, कितने परसेंट से, 150% से, एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग। एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग मतलब आप एग्रीकल्चर एक्सटेंशन पे दो चीज़ों का बेनिफिट नहीं ले पाओगे, एक तो किसका बच्चों, लैंड का और बेनिफिट का। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, मिस्टर राहुल है, उनने एग्रीकल्चर एक्सटेंशन पे खर्चा किया है 8 लाख, 8 लाख में से 1 लाख रुपए तो उनने सैलरी दे दी, 2 लाख रुपए का उनने प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर लिया, फिर 3 लाख का उनने लैंड खरीद ली, एंड कितने हो गए बच्चों, 6, 2 लाख का उनने क्या करा है, बिल्डिंग खरीद ली। अब मुझे बताओ उन्हें एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के नाम से पीएनएल में कितना डेबिट करने दिया जाएगा।
तो एक तो बच्चों सैलरी कवर्ड है, प्लांट एंड मशीनरी कवर्ड है, लैंड एंड बिल्डिंग कवर्ड नहीं है, तो 3 लाख हो गया। 3 लाख तो एक्चुअल खर्चा है, लेकिन कितना करने दिया जाएगा, 150%, है ना। 3 लाख का कितना करना पड़ेगा बच्चों आपको, 150%, 4.5 लाख रुपए आप क्या करेंगे, पीएनएल में डेबिट करेंगे। पीएनएल में कितना डेबिट करेंगे, 4.5 लाख। सर लैंड लैंड का बेनिफिट नहीं देती गवर्नमेंट, और सर बिल्डिंग का यहाँ बेनिफिट नहीं मिला तो टेंशन नहीं बच्चों। अब बिल्डिंग इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो उनकी बुक्स में वो कैपिटल एक्सपेंडिचर बिल्डिंग दिखेगी, उसके ऊपर वो 32 में क्या कर लेंगे, डेप्रिसिएशन क्लेम कर लेंगे। मतलब यहाँ बेनिफिट नहीं मिला है तो 32 में तो क्या मिल जाएगा, बेनिफिट मिल ही जाएगा। वो तो यहाँ बेनिफिट दे देते हैं, इसलिए 32 में क्या नहीं देते, बेनिफिट नहीं देते। आई बात समझ में। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है कि भाई 35CCC के अंदर आपको कितना बेनिफिट मिलेगा। वो पूछेगा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के नाम से कितना बेनिफिट दे दिया जाएगा। अब बच्चे आके बोलते हैं कि सर इनकम टैक्स तो प्रैक्टिकल है। अरे काहे का प्रैक्टिकल यार, वो 2 लाख 3 लाख देखकर तुम प्रैक्टिकल बोलते हो क्या उसको? अरे 2 लाख 3 लाख देख के थोड़ी प्रैक्टिकल बनता है वो। उसका बेस क्या है जरा देखिए, उसका बेस थ्योरी है। ऐसा क्यों करा, क्योंकि वो एक सेक्शन में लिखा था, इसलिए लैंड और बिल्डिंग को क्यों इग्नोर करा। अच्छा जब अपन ने साइंटिफिक रिसर्च पढ़ा था तब सिर्फ लैंड को इग्नोर किया था, बिल्डिंग को अपन ने वहाँ पे कवर किया था, जाकर देख लो एक बार। लेकिन 35CCC में अपन ने बिल्डिंग को भी क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। तो उसका बेस क्या होता है, उसका बेस जो होता है बच्चे वो सेक्शंस ही होते हैं। तो जिसकी सेक्शंस पे ग्रिप होती है वो बहुत अच्छा क्या कर सकता है, स्कोर कर सकता है। अब बांगर वाले जैसे क्वेश्चन बना के देते तो क्या करते हैं, पहले बोल देंगे उन्हें लैंड पे खर्चा किया एग्रीकल्चर एक्सटेंशन पे, दूसरे क्वेश्चन में बोल देंगे बिल्डिंग पे खर्चा किया, तीसरे क्वेश्चन में बोल देंगे लैंड एंड बिल्डिंग पे खर्चा किया, चौथे क्वेश्चन में बोलेंगे लैंड पे किया, बिल्डिंग पे किया, प्लांट एंड मशीनरी पे किया, पांचवें क्वेश्चन में बोलेंगे लैंड पे किया, बिल्डिंग पे किया, प्लांट एंड मशीनरी पे किया, सैलरी पे किया। यार हमें पता है कि लैंड एंड बिल्डिंग पे नहीं मिलेगा, बाकी सब चीज़ों के ऊपर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, वो भी 150% मिल जाएगा। तो 5 क्वेश्चन की जगह आपको प्रोविजन पता हो तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे पांचों की पांचों क्वेश्चन। नहीं तो आप बोलोगे हाँ मैं जितने क्वेश्चन लगाऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन लगा लूंगा तब मुझे कॉन्फिडेंस आएगा। तो क्वेश्चन लगाने से कॉन्फिडेंस नहीं आता है, प्रोविजन को बहुत अच्छे से समझने पे क्या आता है, कॉन्फिडेंस आता है। और आपको प्रोविजन जब अच्छे से समझ में आएगा, आपको वो चीज़ें क्लिक होगी बातें, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर लोगे, ये बात याद रखना। चलिए 2 सेक्शंस हो गए बच्चों अपने, फटाफट बोलो। एक तो कौन सा पढ़ा दिया मैंने आपको, 35CCA, ये किसके लिए होता है, रूरल डेवलपमेंट के लिए या अर्बन पावर्टी इराडिकेशन फंड के लिए। कोई भी पर्सन डोनेशन देगा तो डिडक्शन कितनी मिल जाएगी, 100%। 35CCC किसके ऊपर अप्लाई होता है, एनी पर्सन। एनी पर्सन क्या कर रहा है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के ऊपर खर्चा, कैसा, कैपिटल नेचर का, रेवेन्यू नेचर का। कैपिटल नेचर में क्या कवर्ड नहीं है, लैंड एंड बिल्डिंग कवर्ड नहीं है। रेवेन्यू नेचर में सब कुछ कवर्ड है, कितने परसेंट, 150% क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, चलिए 2 सेक्शन हो गए अपने। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज, अच्छा नेक्स्ट अपने CCC हो गया है ना, सॉरी CCC हो गया है और CCA हो गया है। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज 35CCD, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट ये सेक्शन सिर्फ और सिर्फ कंपनी पे अप्लाई होता है, सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर अप्लाई होता है, कंपनी पे। ये जो ऊपर सेक्शन पढ़े ना अपन ने, ये एनी पर्सन, ये अप्लाई होते हैं एनी पर्सन, लेकिन ये अप्लाई होता है सिर्फ और सिर्फ कंपनी पे। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी इंडिविजुअल ने स्किल डेवलपमेंट पे खर्चा किया या किसी कंपनी ने स्किल डेवलपमेंट पे खर्चा किया, तो बताओ मुझे बच्चों 35CCD लगेगा कब, जब कंपनी ने स्किल डेवलपमेंट के ऊपर क्या किया है, खर्चा किया है। ठीक है, मोदी जी का नारा था मेक इन इंडिया, मोदी जी का एक और एक नारा था स्किल डेवलपमेंट। वो चाहते हैं कि हमारे वहाँ के वर्कर्स क्या बने, स्किल्ड बने, हमारे वहाँ के लेबर क्लास जो है वो क्या बने, स्किल्ड बने। तो अब क्या है, स्किल डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक बोर्ड बना रखा है, स्किल डेवलपमेंट बोर्ड, है ना। अब यार उनने सोचा कि यार हम तो एक साथ नहीं कर पा रहे, पूरे देश के वर्कर्स में स्किल डेवलपमेंट नहीं लेकर आ पा रहे हैं, लेकिन हम अगर बिजनेसमैन वालों को बोलते हैं, बिजनेस करने वालों को बोलते हैं, कंपनीज को बोलते हैं बेसिकली कि आप अपने एम्प्लॉयज़ का क्या करिए, स्किल डेवलप करिए, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करिए, अपने वर्कर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करिए, स्किल डेवलपमेंट पे आप खर्चा करोगे। मतलब एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में किस पे खर्चा हो रहा था, किसानों को एजुकेट करने में। अब स्किल डेवलपमेंट में किसका खर्चा होगा, कंपनीज का खर्चा होगा, क्योंकि सेक्शन किसके ऊपर अप्लाई होता है, कंपनीज पे अप्लाई होता है। कंपनी का खर्चा होगा अपने वर्कर्स के स्किल को डेवलप करने के लिए, तो उसके ऊपर जो भी खर्चा होगा उसकी रिडक्शन कहां पर मिल जाएगी, 35CCD के अंदर मिल जाएगी। तो एनी एक्सपेंडिचर ऑन स्किल डेवलपमेंट, अब वर्कर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए ट्रेनर्स रखे, इक्विपमेंट्स परचेस करे, ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स क्या करे बच्चों, परचेस करे, तो स्किल डेवलपमेंट पे आपने खर्चा किया है। एनी एक्सपेंडिचर ऑन स्किल डेवलपमेंट नोटिफाइड बाय द बोर्ड, कौन सा बोर्ड, ऊपर जो था CCC में एग्रीकल्चर बोर्ड था, यहाँ पे कौन सा बोर्ड आ जाएगा बच्चों,
यहाँ पर जो स्किल डेवलपमेंट के लिए बोर्ड होगा, नोटिफाइड बाय द बोर्ड, विल बी अलाउड एज अ डिडक्शन, और ये सिर्फ किसको मिलेगा, कंपनी को, विल बी अलाउड एज अ डिडक्शन एट द रेट 150%। डिडक्शन अगेन कितनी मिलेगी यहाँ पर आपको, 150% मिलेगी। लेकिन दो चीज़ें यहाँ पर कवर्ड नहीं है, स्किल डेवलपमेंट के नाम से लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी तो आपको कोई बेनिफिट दिया नहीं जाएगा। तो ये बात थी आपके तीसरे सेक्शन की। चलिए 3 सेक्शन हो गए, फटाफट रिकैप करो, याद भी करना बहुत ज़रूरी है। 35CCC किसके ऊपर अप्लाई होता, सॉरी सबसे पहले अपन ने पढ़ा था 35CCA किसके ऊपर अप्लाई होता है, डोनेशन। डोनेशन किसको दिया है, रूरल डेवलपमेंट या अर्बन पावर्टी इराडिकेशन फंड, कितना परसेंट, 100%, किसके ऊपर, एनी पर्सन। 35CCC क्या करा है आपने, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन किया है। कैसा हो सकता है, कैपिटल नेचर, रेवेन्यू नेचर, कैपिटल नेचर, रेवेन्यू नेचर। कैपिटल में क्या कवर नहीं है, लैंड एंड बिल्डिंग, कितना मिलेगा, 150%। कौन करेगा, एनी पर्सन, इंडिविजुअल, कंपनी, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, कोई भी करे। 35CCD, 35CCD अप्लाई होता है किसके ऊपर, 35CCD अप्लाई होता है स्किल डेवलपमेंट के ऊपर। कौन सा खर्चा करते हो, कैपिटल नेचर, रेवेन्यू नेचर। यहाँ पर भी क्या कवर नहीं है, कैपिटल में लैंड एंड बिल्डिंग कवर नहीं, कितना मिलेगा, 150%। उठाकर पीएनएल में क्या कर दो, डेबिट कर दो। किसके ऊपर अप्लाई होता है, सिर्फ और सिर्फ कंपनीज के ऊपर। आई बात समझ में। तो यहां पर हमारे 3 सेक्शन क्या होते हैं, कवर होते हैं। नाउ वी हैव कंप्लीटेड विद दी 3 सेक्शंस। अब जो हमें सेक्शन देखना है दैट इज सेक्शन 35D, अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। इसको मैं शॉर्ट में प्रीलिम एक्सपेंसेस बोलूँगा। अब ये होते क्या है पहले हम ये समझते हैं, फिर जो सेक्शन में लिखा है वो अपन समझ लेंगे। बस यही एक बड़ा सेक्शन है, उसके बाद एक वन लाइनर आने वाला है आपके पास, यानी ये पार्ट भी क्या हो जाएगा, 4th पार्ट भी खत्म हो जाएगा। अब पार्ट ज़्यादा बड़े बड़े नहीं आएंगे बच्चों, है ना। अपना एक पार्ट डेप्रिसिएशन था वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, बाकी अब सारे पार्ट्स क्या आएंगे, छोटे ही आने वाले हैं। देखिए चलो इधर देखो, अब ये मैंने बनाया P&L। मुझे आंसर बताओ, मुझे आंसर बोलो, मेरे को सबसे सुनना है कि P&L में जो अपन खर्चे डेबिट करते हैं वो बिजनेस चालू होने से पहले के होते हैं या चालू होने के बाद के होते हैं। सोच के बोलना, दिमाग लगाकर बोलना। क्या पूछ रहा हूँ मैं, P&L में जो खर्चे डेबिट करते हैं वो कब के होते हैं, वो बिजनेस चालू करने से पहले के कि बिजनेस चालू करने के बाद के। तो जनरली तो कौन से होते हैं बच्चों, बिजनेस चालू होने के बाद के खर्चे ही अपन P&L में क्या कर सकते हैं, डेबिट कर सकते हैं। तो जो भी खर्चे मैंने बिजनेस चालू करने के बाद किए होंगे वो P&L में डेबिट हो जाएंगे। लेकिन उन खर्चों का क्या, वॉट अबाउट ऑल दोज एक्सपेंसेस जो कि आपने कब किए होंगे, बिजनेस चालू होने से पहले किए होंगे। सर हमें एक चीज़ समझाओ पहले कि बिजनेस चालू होने से पहले खर्चे हो सकते हैं क्या। जी हाँ, बिजनेस चालू होने से पहले खर्चे हो सकते हैं। मैं आपको बहुत सारे खर्चे बताने जा रहा हूँ, उन खर्चों को आपको याद रखना है कि ये बिजनेस चालू होने से पहले के खर्चे हैं। उसको अपन एक एग्जाम्पल से याद रख लेते हैं तो वो जल्दी याद हो जाएंगे। देखिए बच्चों, कुछ बिजनेस को चालू करने से पहले बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं। जैसे मान लो कि कोई सीमेंट प्लांट ओपन करना है। अब बच्चों ये हलवा तो है नहीं कि रात को सोचा सुबह इच्छा हो गई तो आपने बनाकर खा लिया, है ना। सीमेंट प्लांट ओपन करना है तो इट विल टेक टाइम, आपको बहुत सारी स्टडीज़ करनी पड़ेगी। तो मिस्टर राहुल को सीमेंट प्लांट स्टार्ट करना था, तो उनने क्या किया बच्चों, पहले टेक्निकल स्टडी करी ना, फिजिबिलिटी स्टडीज़ करी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई कि यार ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा या फिर नहीं होगा, टेक्निकली पॉसिबल होगा या नहीं पॉसिबल होगा, लीगली पॉसिबल होगा या नहीं होगा। तो बहुत सारी फिजिबिलिटी स्टडीज़ करनी होती है, याद रखते जाना एक एक नाम को, है ना, जो मैं बोल रहा हूँ। तो फिजिबिलिटी स्टडी करी, उन्हें सर्वे करवाया, मार्केट सर्वे करवाया, साइट सर्वे करवाया। साइट सर्वे करवाने के लिए इंजीनियर्स को क्या किया बच्चों, हायर किया, जो साइट पे जाकर क्या करेंगे, सर्वे करेंगे कि वहाँ पर सीमेंट प्लांट जो है वो प्रॉपरली स्टेब्लिश हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। बहुत सारे लोगों से एग्रीमेंट किया, तो एग्रीमेंट ड्राफ्ट करना होता है बच्चों, एग्रीमेंट की ड्राफ्टिंग होती है। तो वो जो ड्राफ्टिंग के ऊपर जो एक्सपेंसेस है वो क्या किए, उनने पे किए। पार्टनरशिप कर रहे होंगे तो पार्टनरशिप डीड बनाई होगी, एलएलपी के लिए एलएलपी की डीड्स होगी, ठीक है। अगर कंपनी बना रहे होंगे तो बच्चों मेमोरेंडम पे खर्चा किया होगा, आर्टिकल्स पे खर्चा किया होगा, कंपनी को रजिस्टर करने का क्या किया होगा, खर्चा किया होगा, मेमोरेंडम की ड्राफ्टिंग के पैसे दिए होंगे, मेमोरेंडम की प्रिंटिंग के पैसे दिए होंगे। तो ये सारे खर्चे कब होते हैं, बिजनेस चालू होने से पहले पहले होते हैं, है ना, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अब बोलो राहुल कंपनी बना रहे हैं, पब्लिक कंपनी, तो मुझे बताओ बच्चों पब्लिक कंपनी कब बिजनेस स्टार्ट कर पाएगी, जब शेयर कैपिटल पैसा आ जाएगा शेयर का। तो क्या किया मिस्टर राहुल ने, प्रॉस्पेक्टस वगैरह बनाया, प्रॉस्पेक्टस की ड्राफ्टिंग के ऊपर खर्चा किया, उसके एडवर्टीजमेंट पे खर्चा किया, ब्रोकरेज के ऊपर खर्चा किया, अंडरराइटिंग कमीशन पे खर्चा किया। तो शेयर इशू करने के खर्चे, कौन से इशू करने के बच्चे, शेयर इशू करने तक के खर्चे जो भी हुए, ये सारे खर्चों को अपन बोलते हैं प्रीलिम एक्सपेंसेस।
इन सारे के सारे खर्चों को क्या बोलते हैं? प्रीलिम एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो इन खर्चों का क्या होगा? जो भी ये खर्चे किए गए हैं, क्या ये अलाउड है या फिर ये डिसअलाउड है? तो बच्चों अब ऑब्वियस सी बात है, सेक्शन आ चुका है हमारे सामने 35D, तो ये अलाउड होंगे ही होंगे। तो जी हाँ बच्चों, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं? अलाउड होते हैं। तो अगर मिस्टर राहुल ने प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो किए होंगे वो सीए से किए होंगे 5 करोड़ के, 5 करोड़ के उन्हें प्रीलिम एक्सपेंसेस कर दिए, इन सबका टोटल मिलाकर कितना हो गया? 5 करोड़। अब ये बिज़नेस चालू करेंगे और ये बिज़नेस चालू करके सबसे पहले साल का P&L बनाएंगे। सबसे पहले साल का इनने जो P&L बनाया, तो क्या ये 5 करोड़ रुपए पूरे की पूरे पहले साल की P&L में डेबिट कर देंगे? तो बच्चों इनकम टैक्स एक्ट का कुछ और कहना है। इनकम टैक्स एक्ट का कहना है कि ये 5 करोड़ का डिडक्शन आपको एक बार में नहीं दिया जाएगा, आपको इसका डिडक्शन कितने इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा? 5 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का बेनिफिट कितनी इंस्टॉलमेंट में मिलता है? बच्चों 5 इंस्टॉलमेंट में मिलता है। तो 5 करोड़ डिवाइड बाय कितना करेंगे? 5। तो हर साल की P&L में कितना आएगा? 1 करोड़। अच्छा, ऐसे कितने साल की P&L में होगा बच्चों? ऐसे 5 साल की P&L में क्या होगा? 1 करोड़ 1 करोड़ करके कितनी बार आएंगे? 5 बार। पहला साल कौन सा होगा? जब आपका पहली बार P&L बनेगा, तो उस साल आ जाएंगे आपके 1/5, फिर ऐसे 1/5 करके कितनी बार आ जाएंगे? 5 बार टोटल। आई बात समझ में? तो क्या शिक्षा मिली अपन को इस सेक्शन के सबसे पहले पार्ट से? कि भाई प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो भी होते हैं उनकी आपको क्या मिल जाती है? डिडक्शन मिल जाती है। कितनी इंस्टॉलमेंट में? 5 इंस्टॉलमेंट में। प्रीमियरी एक्सपेंसेस होते कहाँ तक के हैं बच्चों? शेयर इशू करने तक के जो भी खर्चे हैं, डिबेंचर्स इशू करने तक के जो भी खर्चे हैं, वो सब कहाँ पर आ जाएंगे? प्रीमियरी एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हो गया, उसके बाद जो भी खर्चे होंगे वो प्रीलिम के अंदर नहीं आएंगे। कमेंसमेंट तक के जो भी खर्चे होते हैं, क्या बोला मैंने? ध्यान से सुन लो, कमेंसमेंट तक के जो भी खर्चे होते हैं वो कहाँ पे आ जाएंगे? प्रीलिम एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। कमेंसमेंट के बाद के खर्चे प्रीलिम के अंदर नहीं आते हैं। ठीक है, फिर बच्चों जरा देखिए, प्रीलिम एक्सपेंसेस का बेनिफिट किन किन लोगों को मिलता है? प्रीलिम एक्सपेंसेस का बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ इंडियन कंपनीज को मिलता है एंड अदर रेसिडेंट असेसीज को मिलता है। अदर रेसिडेंट नॉन कॉर्पोरेट असेसी, इंडियन कंपनी को तो मिलेगा ही मिलेगा बच्चों, एंड अदर रेसिडेंट नॉन कॉर्पोरेट असेसी को क्या मिलता है? बेनिफिट मिलता है। मतलब अगर इंडिविजुअल, एचयूए, पार्टनरशिप फर्म ये रेसिडेंट रहेंगे, ये नॉन कॉर्पोरेट असेसी मतलब ये कंपनी नहीं है, तो इनको क्या मिल जाएगा? बेनिफिट मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ फॉरेन कंपनीज को प्रीलिम एक्सपेंसेस का क्या नहीं मिलेगा? बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो एक तो इंडियन कंपनी को ही मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ कंपनीज में इंडियन कंपनीज को मिलेगा, एंड कंपनीज के अलावा कोई भी है तो वो रेसिडेंट होंगे तो ही उनको क्या होगा? बेनिफिट दिया जाएगा प्रीलिम एक्सपेंसेस का। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सर क्या कोई लिमिट है क्या? कोई लिमिट है क्या? हाँ, एक मैक्सिमम लिमिट है, एक मैक्सिमम लिमिट है। अभी मैक्सिमम लिमिट ध्यान से समझो, सब लोग इधर स्क्रीन पे देखो, मैक्सिमम लिमिट क्या है। तो पहले अपन बात करते हैं कंपनीज के लिए, कंपनीज के लिए लिमिट की। चलो कंपनीज के बाद में देखते हैं, सबसे पहले अपन देख लेते हैं नॉन कॉर्पोरेट असेसीज के लिए। नॉन कॉर्पोरेट असेसीज के लिए, हाँ रेसिडेंट वाले है ना, यानी इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म के लिए कितनी लिमिट है? पता चला तुम उठाकर बोल दोगे कि सब 50 करोड़ रुपए हमने खर्चा कर दिया प्रीलिम एक्सपेंसेस के नाम से, 100 करोड़ हमने खर्चा कर दिया, तो भाई क्या पूरे खर्चों की रिडक्शन मिलेगी क्या? तो एक लिमिट है बच्चों। कितनी रिडक्शन मिलेगी जरा देखो, 5% ऑफ सीओपी। 5% ऑफ सीओपी का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, और एक्चुअल एक्सपेंडिचर विच एवर इज लोअर। कितनी रिडक्शन मिलेगी? 5% ऑफ सीओपी और एक्चुअल एक्सपेंडिचर विच एवर इज लोअर। सीओपी का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, जो आप प्रोजेक्ट चालू करना चाह रहे हो, जो आप बिजनेस चालू करना चाह रहे हो, उसकी क्या कॉस्ट होगी, दैट इज कॉल्ड एज द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, और एक्चुअल एक्सपेंडिचर विच एवर इज लोअर। सर ये कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट निकालेंगे कैसे? ये क्वेश्चन में गिवन रहेगी, है ना, क्वेश्चन में गिवन रहेगी। फिर भी मैं आपको निकालना सिखा दूंगा अगर कभी नहीं गिवन रहे तो। कभी आज तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया कि सीओपी निकालनी पड़े, सीओपी निकाल कर दी जाएगी। ठीक है, तो 5% ऑफ सीओपी और एक्चुअल एक्सपेंडिचर विच एवर इज लो। तो राहुल ने जो सीमेंट प्लांट स्टैब्लिश करने की कोशिश करी बच्चों, उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट थी वो थी 100 करोड़, 100 CR। ओके, और उसने जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर किया है वो कितना किया है? 6 करोड़ किया है।
जो एक्चुअल प्रीलिम एक्सपेंसेस बता रहा है वो राहुल, वो कितने बता रहा है, 6 करोड़। तो मुझे बताओ क्या 6 करोड़ का पूरा बेनिफिट मिल जाएगा क्या? नहीं। तो 5% ऑफ सीओपी यानी कितने करोड़, 5 सीआर, और एक्चुअल कितने हुए, 6 सीआर, विच एवर इज लोअर, है ना। यानी 5% ऑफ द सीओपी इज द मैक्सिमम लिमिट, इज द मैक्सिमम लिमिट। सेलेक्ट क्या हो गया आपका, 5 सीआर। अच्छा 5 सीआर को एक बार में पीएनएल में डेबिट कर दिया जाएगा क्या? नहीं, जो भी सेलेक्ट होकर आएगा उसका बेनिफिट कितनी इंस्टॉलमेंट में मिलेगा आपको, 5 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। ठीक है। अगर यहां पर मैं 6 करोड़ की जगह जरा देखो बच्चों कितने कर दूं, एक्चुअल एक्सपेंडिचर को 4 करोड़ कर दूं तो क्या हो जाएगा मेरा आंसर, जरा देखना इधर। तो अब आ जाएगा 5 करोड़ और 4 करोड़, विच एवर इज लोअर, 4 करोड़। तो यहाँ से सेलेक्ट क्या होकर आएगा, 4 करोड़, क्योंकि आपने खर्चे ही कितने किए, 4 करोड़। 5 करोड़ तो यानी 5% ऑफ सीओपी इज द मैक्सिमम लिमिट। 4 करोड़ को कितने से डिवाइड कर देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। सर पहला साल कौन सा होगा, पहला साल कौन सा होगा? पहला साल जिस साल आपने बिजनेस चालू करके पहले साल का पीएनएल बनाया है ना, उस साल में आप क्या करोगे, डेबिट कर दोगे। ठीक है, पहला इंस्टॉलमेंट। फिर आने वाले 4 सालों में और कर दोगे, तो 1 साल तो जिस साल चालू करा वो, और आने वाले 4 साल, टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा, 5 साल। ठीक है। तो एग्जाम में तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, वो ऐसा पूछ लेता है कि नॉन कॉर्पोरेट एसेसीज के केस में, रेसिडेंट नॉन कॉर्पोरेट एसेसीज के केस में मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है, 5% ऑफ सीओपी। सीओपी मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। सर कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट निकालते कैसे हैं? देखो बच्चों इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी को लिख के रखना हो तो लिख के रख सकता है। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कैसे निकालते हैं, सीओपी इज इक्वल टू, उनने बोला है टोटल करो, टोटल ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, टोटल ऑफ एक्चुअल कॉस्ट रिलेटेड टू लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर्स एंड फिटिंग्स। क्या क्या बोला बच्चों, सीओपी निकालना है तो आपका खर्चा कितना होगा, किस किस में, लैंड में कितना खर्चा होगा, बिल्डिंग में कितना खर्चा होगा, प्लांट एंड मशीनरी में कितना खर्चा होगा, फर्नीचर्स एंड फिटिंग्स में आपका कितना खर्चा हुआ होगा, इनका टोटल, प्लस रेलवे साइडिंग, रेलवे साइडिंग्स में आपका कुछ खर्चा हुआ है। अभी रेलवे साइडिंग है ना, SIDING, रेलवे साइडिंग क्या होता है, आपने देखा होगा बच्चों, कभी ट्रेन से ट्रैवल करते हो तो फैक्ट्री के अंदर आप जब फैक्ट्री से के पास से गुजरते हो, ट्रेन से आपको दिखती होगी, तो वहाँ पर कभी कभी रेलवे लाइन फैक्ट्री के अंदर चले जाती है लोडिंग एंड अनलोडिंग के लिए, ना, दैट इज कॉल्ड एज द रेलवे साइडिंग। तो उसके ऊपर आपने क्या किया, खर्चा किया। अच्छा एक चीज़ और है, प्लस डेवलपमेंट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, आपने लैंड एंड बिल्डिंग के डेवलपमेंट पे भी खर्चा किया। अब मान लो मैंने ज़मीन खरीदी बच्चों, अब लेकिन कुछ ज़मीन अनइवन होती है ना, अब अनइवन होती है तो मुझे डेवलप करना पड़ेगा, उसको लेवल करना पड़ेगा, गिट्टी विट्टी डाल दी मैंने, उसको लेवल कर दिया। कोई बिल्डिंग मैंने खरीद तो ली थी लेकिन उसको थोड़ा रेनोवेट कर दिया, तो उसको बोलते हैं डेवलपमेंट। तो भाई बिजनेस चालू करने से पहले मैंने जो लैंड खरीदी उसको डेवलप भी किया, बिल्डिंग जो खरीदी उसको भी डेवलप किया, उसको थोड़ा रेनोवेट किया, तो उसके ऊपर भी खर्चा करूंगा, तो वो भी किस में जुड़ेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट के अंदर जुड़ेगा। और कभी कभी क्या होता है बच्चों कि मैं लैंड एंड बिल्डिंग खरीदता नहीं हूँ, प्लांट एंड मशीनरी खरीदता नहीं हूँ, मैं लीज पे ले लेता हूँ। तो मैंने जो लीज पे लेने के लिए पेमेंट किया होगा ना, है ना, से मैंने 99 ईयर्स की लीज पे, 50 ईयर्स की लीज पे, 40 ईयर्स की लीज पे जमीन ले ली, तो मैंने जो लीज पे लेने का जो खर्चा किया ना, दैट विल ऑल्सो फॉर्म द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। आई बात समझ में? तो बता दो बच्चों सीओपी में क्या क्या आ जाएगा, सीओपी में क्या आ जाएगा, फटाफट बोल दो। सीओपी में आ जाएगा लैंड प्लस बिल्ड, एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट यानी वो 43(1) ना, उन सब की एक्चुअल कॉस्ट क्या है, लैंड की एक्चुअल कॉस्ट, बिल्डिंग की एक्चुअल कॉस्ट, प्लांट एंड मशीनरी की, फर्नीचर्स एंड फिक्चर की एक्चुअल कॉस्ट, है ना। WDV नहीं, डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करना है, डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करना है। क्या बोला मैंने, एक्चुअल कॉस्ट रिलेटेड टू लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर्स एंड फिक्चर्स, रेलवे साइडिंग्स, डेवलपमेंट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर जो भी खर्चा किया, या लीज होल्ड्स के ऊपर आपने जो भी खर्चा किया। अब सर ठीक है, ये सारी चीजें वो लेनी है जो मैं बुक्स में शो करूंगा, शोन इन बुक्स, मतलब ये सारी एसेट को मैं कहां पे शो करूंगा बच्चों, बुक्स में शो करूंगा, तो शोन इन बुक्स। तो जब मैं बिजनेस चालू कर दूंगा तो पहले साल जो बुक्स में मैं शो करूंगा। अब सर क्या होगा कि बुक्स में जो मैं शो करूंगा ना बच्चों,
तो कौन से दिन की लेना है, कौन से दिन। अब बुक्स में तो हो सकता है वैल्यू चेंज हो सकती है, साल भर में वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। तो उन्होंने बोला जिस साल बिजनेस चालू करोगे उस साल के लास्ट डे में, जिस साल बिजनेस चालू करोगे उस साल के लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर में जो एक्चुअल कॉस्ट आप क्या करोगे, शो करोगे, उन सबका आप क्या क्या करना पड़ेगा, टोटल करना पड़ेगा। एंड वो टोटल करोगे तो उसको क्या बोलेंगे अपन, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। उस टोटल को क्या बोला जाएगा बच्चों, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट बोला जाएगा। ठीक है, एक बार अपन यहाँ देख लेते हैं, यहाँ लिखा हुआ है ना, क्या होता है कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट होता है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर्स एंड फिटिंग, रेलवे साइडिंग, विच आर शोन इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट। कब बच्चों, कब, जब बिजनेस चालू हो जाएगा ना पहले साल, उसके कौन से डे पे, ऑन द लास्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर इन विच द बिजनेस कमेंसेस, जिस साल बिजनेस कमेंस हुआ उस साल के लास्ट डे पे। अच्छा, इट ऑल्सो इंक्लूड द एक्सपेंडिचर ऑन डेवलपमेंट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, ये मैंने आपको बता दिया है ना, रेनोवेट कर दिया, लैंड अनइवन थी तो उसको प्लेन कर दिया। एंड लीज होल्ड्स, आई बात समझ में, ये होता है सीओ। पहली बात तो बच्चों इस लेवल तक पहुंचेंगे ही नहीं कि सीओपी निकालने को बोले, है ना, ये तो बहुत, ये मतलब प्रोफेशनल लेवल में सिखाया जाता है, आप सीए फाइनल लेवल में ज़्यादा बताया जाता है। इंटर में तो क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, एग्जीक्यूटिव में भी इस लेवल पे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते कि कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट आपको निकालना के कैलकुलेट करनी पड़ जाए। लेकिन ठीक है, अपने मॉड्यूल में दे रखा था, ऐसा नहीं कि मॉड्यूल में नहीं दे रखा है, इट वॉज गिवन इन योर मॉड्यूल, तो मैंने आपसे वो चीज़ डिस्कस भी कर ली। चलिए, अब बच्चों देखो, ये लिमिट, मैक्सिमम लिमिट किसके ऊपर अप्लाई होती है, रेसिडेंट नॉन कॉर्पोरेट एसएससी, यानी जो पर्सन रेसिडेंट है और वो कंपनी नहीं है। अब बचा कौन, इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी के लिए मैक्सिमम लिमिट क्या होगी, तो बच्चों ज़रा देखिए, इंडियन कंपनी के पास एक ऑप्शन है कि वो मैक्सिमम लिमिट दो में से एक चूज़ कर सकते हैं। इसलिए इंडियन कंपनी का जो कैलकुलेशन होगा वो एक स्टेप में नहीं होगा, इंडियन कंपनी का जो कैलकुलेशन होगा वो दो स्टेप में होगा। उनके पास एक ऑप्शन है कि वो मैक्सिमम लिमिट दो में से एक चूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों क्या कर सकते हैं, ज़रा देखो, उनके पास ऑप्शन है, मैक्सिमम लिमिट कैन बी 5% ऑफ सीओपी और 5% ऑफ सीओपी और 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड विच एवर इज हायर। क्या बोला मैंने बच्चों, 5% ऑफ सीओपी और 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड विच एवर इज हायर। कंपनीज के पास, इंडियन कंपनीज के पास क्या है, ऑप्शन है कि वो मैक्सिमम लिमिट कितनी चूज कर सकते हैं, 5% ऑफ सीओपी और 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड विच एवर इज हायर। यहां से जो भी आंसर आएगा उसको मैं ए बोल दूंगा, यहां से जो भी आंसर आएगा उसको मैं ए बोल दूंगा। फिर मैं आ जाऊंगा कहां पर, स्टेप नंबर 2 पे। इस ए को मैं किससे कंपेयर करूंगा, इस ए को मैं करूंगा एक्चुअल एक्सपेंडिचर से, विच एवर इज लोअर। तो जो भी आंसर आएगा बच्चों यहाँ से सेलेक्ट होकर, उसकी इंस्टॉलमेंट मुझे कितने में मिल जाएगी, उसकी डिडक्शन कितने में मिल जाएगी, 5 इंस्टॉलमेंट्स में मिल जाएगी। तो बच्चों ये ने हायर क्यों बोला, कि उनके पास ऑप्शन है कि वो 5% ऑफ सीओपी ले सकते हैं या फिर 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड ले सकते हैं। तो वो क्या चूज करेंगे, उनको भाई ज़्यादा बेनिफिट चाहिए, तो जो भी हायर वैल्यू आ रही होगी वही वो क्या करने वाले हैं, चूज करने वाले हैं। तो 5% ऑफ सीओपी और सी मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड। देखिए अब इधर देखो, इधर देखो, अगर कोई इंडियन कंपनी है, फॉरेन कंपनी पे तो ये अप्लाई होगा ही नहीं, अगर इंडियन कंपनी है तो इंडियन कंपनी ने खर्चा किया है, से कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट उनकी है 90 CR, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट उनकी 90 CR है। ये अपन ऐसा करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट 100 CR लेते हैं और कैपिटल एम्प्लॉयड जो लेते हैं बच्चों वो लेते हैं 80 CR। जो उनकी कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 80 CR है। उनके जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है वो है 8 CR, जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुए हैं वो 8 CR हुए हैं। अब वो पूछते हैं कि 35D के अंदर उन्हें कितनी रिडक्शन मिलेगी। तो वो इंडियन कंपनी तो अपन दो स्टेप में करेंगे। सबसे पहले तो निकालेंगे 5% ऑफ सीओपी, सीओपी यानी 100 CR, या 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड यानी 80 CR, विच एवर इज हायर। तो अपन क्या चूज करेंगे बच्चों, 5% ऑफ 100 CR यानी कितना करेंगे, 5 CR। ये आ गया फर्स्ट स्टेप का आंसर। और सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में कंपेयर करेंगे 5 CR और 8 CR विच एवर इज लोअर। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5 CR। इस 5 CR का बेनिफिट कितनी इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा, 5 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। आई बात समझ में। तो ये थे बच्चों आपकी मैक्सिमम अमाउंट की लिमिट। तो फटाफट रिकैप करिए मेरे साथ, चलो वापस बोलो। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस सेक्शन 35D, बिजनेस चालू करने से पहले के खर्चे। मैक्सिमम कितना, 5% ऑफ सीओपी, कंपनी नहीं हो तो,
और इंडियन कंपनी हो तो कितना हो जाएगा बच्चों, 5% ऑफ सीओपी और 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड विच एवर इज हायर, वो मैक्सिमम आ गया। उस मैक्सिमम को किससे कंपेयर कर लेंगे, एक्चुअल से, और रिडक्शन कितने इंस्टॉलमेंट दे देंगे, 5 इंस्टॉलमेंट में प्रोवाइड कर दी जाएगी। सीओपी निकालना मैंने आपको बता दिया था। तो सर कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, तो बच्चों इसकी भी ज़रूरत नहीं है, देखो मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ इसकी भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्टिल आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है तो आपको शेयर कैपिटल को प्लस करना पड़ेगा, यानी इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, है ना, शेयर कैपिटल प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस डिबेंचर्स प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। किन किन का टोटल करना पड़ेगा बच्चों, अगर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी तो शेयर कैपिटल प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस डिबेंचर्स प्लस लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। रिजर्व एंड सरप्लस को नहीं लेंगे यहाँ पर, याद रखना रिजर्व एंड सरप्लस को इंक्लूड नहीं कराया गया है। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, शेयर कैपिटल यानी इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस डिबेंचर्स प्लस लॉन्ग टर्म बोरिंग। किस दिन के बच्चों, जिस दिन बिजनेस कमेंस हुआ है, सॉरी किस दिन, किस ईयर के जिस साल बिजनेस क्या हुआ है, कमेंस हुआ है, और उस साल के भी कब के, लास्ट डे के, उस साल के भी कब के, लास्ट डे। तो अपने को बच्चों ये जो क्या था, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट भी निकालनी थी, वो कब की निकालनी थी, जो असेट की एक्चुअल कॉस्ट कंसीडर करनी थी वो कब की करनी थी, जो असेट कहां दिख रही है, जिस साल बिजनेस कमेंस किया उस साल के लास्ट डे पे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड पे भी वही बात अप्लाई होगी, कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर भी ये सब चीजें अपन कब लेंगे, जिस साल कमेंस हुआ है उस साल के लास्ट डे पे। यहां पे रिजर्व एंड सरप्लस कवर्ड नहीं है, ठीक है। अच्छा, लॉन्ग टर्म बोरिंग में एक बात याद रखो तो रख लेना कि लॉन्ग टर्म बोरिंग उसको बोलेंगे जो 7 साल और मोर हो, 7 ईयर्स और क्या हो, मोर हो, उसी को क्या बोलेंगे अपन, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कंसिडर किया जाएगा ना। नॉट एन इंपॉर्टेंट, देखो मैंने बोला कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड में जो चीज आएगी उसमें उसको कितना टाइम पीरियड के लिए लॉन्ग टर्म बोला जाएगा वो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप याद रख लो कि 7 ईयर्स और मोर। देखिए सीओपी और कैपिटल एम्प्लॉयड में और भी बातें होती है, बहुत सारे केस लॉस है सीओपी और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने से रिलेटेड, मैं वो डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो अपने लेवल पे डिस्कस नहीं किए गए हैं बच्चों, है ना। मैं चाहूँ तो इस लेवल से और आगे जाके बात कर सकता हूँ, लेकिन आपके मॉड्यूल के अंदर जो जो लिखा है मैंने एक एक चीज आपको क्या कर दी, एक्सप्लेन कर दी है कि सीओपी में क्या क्या आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या आएगा, ठीक है। और केस लॉस, और मैंने आपको पहले ही बोला बच्चों अपने लेवल के ऊपर, इंटर लेवल के ऊपर और एग्जीक्यूटिव लेवल के ऊपर आप बताओ ना केस लॉ कैसे एप्लीकेबल होंगे, फाइनल में पूछोगे तो आप वहां पर केस लॉस की भी क्या करोगे, स्टडीज करोगे, ठीक है। तो आ गया अपना 5% ऑफ सीओपी भी आ गया, 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी आ गया, ठीक है। तो हमने सारी बातें देख ली है। हाँ, एक चीज़ और है बच्चों, द अकाउंट्स ऑफ द असेसी मस्ट बी ऑडिटेड, तो ही क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो उसको बेनिफिट ही नहीं मिलने वाला। किसका, 35D का बेनिफिट तभी मिलेगा जिन पर्सन का क्या होता है, ऑडिट। जैसे कंपनीज का तो बच्चों कंपनी का तो ऑडिट होता ही होता है कंपलसरीली। अब मान लो पार्टनरशिप में उनका ऑडिट नहीं होता तो उनको इस चीज़ का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, प्रीलिम एक्सपेंसेस उनको अलाउ ही नहीं किए जाएंगे। तो सर जो खर्चे बिजनेस चालू करने से पहले किए तो पार्टनरशिप फर्म इंडिविजुअल भूल जाओ, लेकिन अगर वो ऑडिट करवाएंगे तो उनको 100% क्या मिल जाएगा, रिडक्शन मिल जाएगा 35D के अंदर। अच्छा, ऑडिट किस में होना चाहिए, अब कंपनी का तो कंपनीज एक्ट में हो जाता है तो उनको कोई टेंशन नहीं होता है। अब इंडिविजुअल का ऑडिट तो किसी एक्ट में नहीं होता है, पार्टनरशिप का ऑडिट पार्टनरशिप एक्ट में तो नहीं होता है, तो फिर वो इनकम टैक्स में उनको ऑडिट करवाना ही पड़ेगा। अब हम क्या क्या बात देख चुके हैं, जरा बच्चों देख लो एक बार। डिडक्शन विल बी अलाउड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, ये हम देख चुके हैं। स्टार्टिंग कौन से ईयर से, स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर इन विच द बिजनेस कमेंस्ड, ये आगे की जो लाइनें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, रुको अभी। मैक्सिमम कितना होता है, 5% ऑफ सीओपी, और इन केस ऑफ कंपनीज मैक्सिमम विल बी हायर ऑफ 5% ऑफ सीओपी और 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर फिटिंग, रेलवे साइडिंग्स विच आर शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन द लास्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर इन विच द बिजनेस कमेंसेस, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे, शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर्स प्लस लॉन्ग टर्म बोरिंग। यहाँ पर एक चीज़ और नहीं थी, दैट इज शेयर प्रीमियम, वो भी आप क्या कर सकते हैं, शेयर आपने प्रीमियम पे इशू करें तो शेयर प्रीमियम भी आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस नहीं आएंगे, है ना, रिजर्व एंड सरप्लस नहीं आते। लॉन्ग टर्म बोरिंग, और लॉन्ग टर्म बोरिंग बच्चों कैसी वाली, लॉन्ग टर्म बोरिंग किसको बोलेंगे, जो 7 ईयर्स और मोर के लिए आपने क्या करी हो, बोरिंग्स ले रखी हो। अच्छा, बोरिंग्स ले कहाँ से सकते हैं, एक बात और याद रखना, बोरिंग्स ले कहाँ से सकते हैं,
आप इंडिया में तो किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर बैंक से ले लो, है ना। फॉरेन कंट्रीज से भी ले सकते हैं, फॉरेन बोरिंग्स भी चलेगी, फॉरेन कंट्रीज से भी बोरिंग चल सकती है, फॉर द पर्पस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ओनली, फॉर द पर्पस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो फॉरेन कंट्रीज से भी आप बोरिंग ले सकते हो, फॉरेन बैंक से भी आप क्या कर सकते हो, बोरिंग्स ले सकते हो, ओनली फॉर दी प्लांट एंड मशीनरी, है ना। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने आपको बोला ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और डिस्कशन हो सकता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ बच्चों की और डिस्कशन नहीं हो सकता, इन दोनों कैपिटल एम्प्लॉयड पे भी हो सकता है, सीओ पे भी हो सकता है, लेकिन इस लेवल पे जरूरी नहीं है, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। और अकाउंट्स क्या करने पड़ेंगे आपको, ऑडिट करवाने पड़ेंगे। फिर एक चीज़ और याद रखिए, अच्छा प्रीलिम एक्सपेंसेस होते कब है, बिजनेस चालू होने से पहले पहले, ठीक है। लेकिन क्या होता है बच्चों, प्रीलिम एक्सपेंसेस बिजनेस चालू होने के बाद भी हो सकते हैं। बताऊं कैसे, जरा जरा देखो, सब लोग इधर सुनो, कैसे हो सकते हैं प्रीलिम एक्सपेंसेस बिजनेस चालू होने के बाद। मैं एक नई ब्रांच ओपन कर रहा हूँ, यानी एक्सपांशन सोच रहा हूँ, तो उस ब्रांच से रिलेटेड प्रीलिम एक्सपेंस होंगे नहीं होंगे, 100%। तो वो प्रीलिम एक्सपेंस ही 5 इंस्टॉलमेंट में क्या क्या किए जाएंगे, अलाउ किए जाएंगे। तो बिजनेस चालू करने से पहले के खर्चे हो या बिजनेस के एक्सपांशन के खर्चे हो, उसको भी प्रीलिम बोलते हैं। अब आप एक नई यूनिट ही खोल रहे हो बच्चों, है ना, एक्सपांशन नहीं कर रहे, आप नई यूनिट ही ओपन कर रहे हो, तो वो भी एक खर्चा है। उस नई यूनिट को ओपन करने के लिए भी क्या होंगे बच्चों, प्रीलिम एक्सपेंसेस हो सकते हैं, तो वो भी क्या कर दिए जाएंगे, अलाउ किए जाएंगे, दैट विल बी अलाउड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो ये बात थी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस की। पहला पॉइंट, तो रेसिडेंट असेसी विल बी एंटाइटल फॉर डिडक्शन ऑफ प्रीलिम एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय देम। द एक्सपेंडिचर मस्ट हैव बीन इंकर्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। इफ इट इज इंकर्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, देन इट मस्ट बी फॉर द एक्सपांशन ऑफ द बिजनेस। यानी वो अगर बिजनेस चालू होने के बाद किए गए तो बच्चों फिर वो किसके लिए होने चाहिए, एक्सपांशन के लिए होने चाहिए, या फिर कोई नई अंडरटेकिंग को स्टार्टअप करने के लिए होने चाहिए। तो यहाँ पर आपकी बात खत्म होती है प्रीलिम एक्सपेंसेस की। 35D यहाँ पर क्या होता है बच्चों, ओवर होता है। चलिए फटाफट से मुझे चारों सेक्शन अभी जो जो पढ़े रिवाइज करवा दो। सबसे पहले क्या पढ़ा अपन ने, 35 CCA। चलो बोलो क्या था 35 CCA, एनी पर्सन क्या करता है, डोनेशन किसको देता है, डोनेशन किसको देता है, रूरल डेवलपमेंट के लिए या फिर अर्बन पॉवर्टी इराडिकेशन फंड में देता है। कितनी डिडक्शन मिल जाएगी, 100%, यानी वो पीएनएल में क्या कर सकता है, डेबिट कर सकता है। फिर हमने पढ़ा था 35CCC, कौन करता है बच्चों, एनी पर्सन। क्या करता है बताओ मुझे, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन पे खर्चा करता है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का मतलब फार्मर के एजुकेशन के ऊपर क्या करता है, खर्चा करता है। अच्छा वो एक्सपेंडिचर कैसे हो सकते हैं, कैपिटल नेचर के और रेवेन्यू नेचर के, दोनों कवर्ड है। हाँ कैपिटल में क्या कवर्ड नहीं है, लैंड एंड बिल्डिंग कवर्ड नहीं है। कितना बेनिफिट दिया जाएगा, 150% दिया जाएगा। चलिए 35 CCD किसके ऊपर अप्लाई होता है, सिर्फ और सिर्फ कंपनी के ऊपर अप्लाई होता है। कंपनी क्या कर रही है, स्किल डेवलपमेंट पे खर्चा करती है। कैसा खर्चा कर सकती है, कैपिटल नेचर का, रेवेन्यू नेचर का। क्या कवर्ड नहीं है, लैंड एंड बिल्डिंग कवर्ड नहीं है। कितना बेनिफिट दिया जाएगा, 150% दिया जाएगा। फिर हमने पढ़ा बच्चों नेक्स्ट कौन सा था, सेक्शन 35D, प्रीलिम एक्सपेंसेस, बिजनेस चालू होने से पहले के खर्चे। खर्चे की लिस्ट याद करो, खर्चे की लिस्ट भी याद होना चाहिए पूरी की पूरी। तो मिस्टर राहुल का एग्जांपल याद रखना, सीमेंट प्लांट उनको ओपन करना है तो उनको फिजिबिलिटी स्टडीज करानी पड़ेगी ना, टेक्निकल स्टडीज करवानी पड़ेगी, फिजिबिलिटी रिपोर्ट ऑब्टेन करनी पड़ेगी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑब्टेन करनी पड़ेगी, उनको सर्वे करवाना पड़ेगा, इंजीनियर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे, एग्रीमेंट्स करना होगा, एग्रीमेंट की ड्राफ्टिंग के खर्चे, कंपनी बनाना है तो आपको पता चली जाएगा, मेमोरेंडम, आर्टिकल, शेयर इशू करना है तो प्रॉस्पेक्टस वगैरह के खर्चे, ब्रोकरेज, अंडरराइटिंग कमीशन, ये सारी चीज़ें कहाँ पर आ जाती है, प्रीलिम एक्सपेंसेस के अंदर आ जाती है। इन सब का टोटल करो, कितनी इंस्टॉलमेंट में बच्चों, 5 इंस्टॉलमेंट में। मैक्सिमम लिमिट है क्या, मैक्सिमम लिमिट है 5% ऑफ COP और एक्चुअल एक्सपेंडिचर विचेवर इज लोअर। इंडियन कंपनी के केस में लिमिट क्या हो जाएगी, 5% ऑफ COP और 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड विचेवर इज हायर, और जो भी आएगा उसको विचेवर इज लोअर करके अपन क्या कर देंगे, एक्चुअल एक्सपेंडिचर से कंपेयर करके डिडक्शन 5 इंस्टॉलमेंट में दे देंगे। COP कैसे निकालते हैं, सब लोग इधर देखो, COP कैसे निकालते हैं, लैंड प्लस बिल्डिंग प्लस प्लांट एंड मशीनरी प्लस फर्नीचर्स एंड फिटिंग्स प्लस रेलवे साइडिंग्स प्लस डेवलपमेंट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, या फिर आपने कोई चीज़ लीज पे ली है तो उस पर जो पेमेंट किया है वो लीज का पेमेंट, इन सब का टोटल कर दो, जो कि आपने बुक्स में शो किया है, कब शो किया है, इन सब की एक्चुअल कॉस्ट जो आप बुक में शो करते हो कब, ऑन द लास्ट डे। ओके, अब पहला साल रहेगा बच्चों तो कोई ओपनिंग बैलेंस ही नहीं रहेगा, इन सब का एक्चुअल कॉस्ट जो आपने शो करा होगा विल बी कंसिडर्ड एज द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। इसके बाद COP के बाद अपन ने कोई एक बढ़ाया था कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए शेयर कैपिटल यानी इक्विटी प्लस प्रीफरेंस प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस डिबेंचर्स प्लस लॉन्ग टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग कौन सी, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कौन सी, 7 साल या ज़्यादा वाली, ठीक है।
रिजर्व एंड सरप्लस को कैपिटल एम्प्लॉयड में इंक्लूड नहीं करते हैं। और प्रीवियस एक्सपेंसेस होते कब कब है जरा बताओ, बिजनेस चालू होने से पहले या फिर बिजनेस चालू होने के बाद, नई यूनिट सेटअप करने के लिए या बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए। दैट वाज सेक्शन 35D। नाउ द सेक्शन दैट वी हैव टू स्टडी इज द सेक्शन 35DDA। अगेन एन इम्पॉर्टेंट वन। 35DDA इम्पोर्टेंट, बड़े ये जो अपन ने पढ़ा है ना, ये जितने भी सेक्शन पढ़े हैं 4-5 सेक्शन, ये सभी इंपॉर्टेंट है ना। अपने आप में अनोखे सेक्शंस है तो एग्जाम में पूछ लेता है। एक्सपेंडिचर ऑन VRS, VRS का मतलब होता है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को क्या दिया, VRS का पेमेंट किया। तो बच्चों अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को VRS का पेमेंट करता है तो उसकी डिडक्शन एम्प्लॉयर को मिल जाएगी एज पर सेक्शन 35DDA। एक्सपेंडिचर ऑन VRS विल बी अलाउड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। क्या बोला, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में क्या मिल जाएगा, बेनिफिट मिल जाएगा। अगर ऐसा लिखा हुआ है कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 5 लाख रुपए क्या करे हैं, VRS दिए हैं। अच्छा, एम्प्लॉय के लिए तो ये सैलरी है ना, कुछ भी चीज़ें कंपनसेशन मिलता है। लेकिन मैंने आपको बताया था बच्चों, है ना, क्या बताया था कि जो कॉम्पनसेशन होता है VRS है या रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन है, ये 5 लाख तक क्या होता है, एम्प्लॉय के रेस्पेक्ट में तो एग्जम्प्ट होता है। एम्प्लॉय के रेस्पेक्ट में से 5 लाख तक का क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयर की बात कर रहे हैं। अगर एम्प्लॉयर क्या देता है, VRS देता है, तो क्या वो P&L में डेबिट कर सकता है? तो जी हाँ, एम्प्लॉयर VRS को P&L में क्या कर सकता है, डेबिट कर सकता है। लेकिन एक बार में नहीं, कितनी इंस्टॉलमेंट में, 5 इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, ये थी बात VRS की। तो हमारे यहाँ पर 35DDA भी हुआ। अच्छा, एक सेक्शन और है बच्चों ना, एक सेक्शन और है, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, दैट इज़ 35DD। आपके मॉड्यूल में नहीं दे रखा है ना, इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा। 35DD अमलगमेशन और डीमर्जर एक्सपेंसेस, है ना, अमलगमेशन और डीमर्जर एक्सपेंसेस। तो अमलगमेशन और डीमर्जर के ऊपर क्या होते हैं, जो खर्चे होते हैं, उसकी रिडक्शन मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हाँ बच्चों, उसकी भी रिडक्शन मिलेगी। अमलगमेशन डीमर्जर एक्सपेंसेस की रिडक्शन मिलेगी। उसकी भी रिडक्शन कितनी इंस्टॉलमेंट में मिलती है, 5 इंस्टॉलमेंट में मिलती है, इन 5 इंस्टॉलमेंट। अमलगमेशन एंड डीमर्जर एक्सपेंसेस विल बी अलाउड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो ये बात थी, अपन ने 5 इंस्टॉलमेंट की बहुत सारी बात कर ली, है ना। VRS भी कितनी इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, 5 इंस्टॉलमेंट में। क्वेश्चन में वो स्पेसिफाई सीधा दिखेगा। देखो क्वेश्चन कैसा आएगा, सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है, एम्प्लॉयर ने 10 लाख रुपए का VRS दिया इस साल, बताओ P&L पे कितना डेबिट करेंगे। अब आप बोलेंगे VRS देना एक्सपेंस, जिन लोगों को सेक्शन का नॉलेज नहीं होगा वो क्या करेगा, VRS देना एक्सपेंस है, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया है, खर्चा है, तो P&L में 10 लाख रुपए डेबिट कर दो। लेकिन जिनको सेक्शन पता होगा कि हाँ DDA में पढ़ा था कि 5 इंस्टॉलमेंट मिलेगा, बस इतना ही याद आ जाएगा भाई, तो 10 लाख डिवाइडेड बाय कितना कर देना, 5, तो हर साल के P&L में कितना डेबिट कर दिया जाएगा, 2 लाख करके डेबिट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे सेक्शंस क्या हो गए बच्चों, कंप्लीट हो गए। 35 मैंने आपको CCA बता दिया है, 35 CC बता दिया है, 35 CCD बता दिया है, जो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर अप्लाई होता है, कंपनीज के ऊपर अप्लाई होता है। 35 मैंने आपको D बता दिया है, 35DD बता दिया है, दैट इज़ फॉर अमलगमेशन एक्सपेंसेस और डीमर्जर एक्सपेंसेस। ठीक है, और 35DD के बाद एक और एक पढ़ लिया है 35DDA। 35DDA जो होता है वो किस पे था, VRS के ऊपर था। ये सारे खर्चे होते हैं और यहाँ पर हमारी 35 की सीरीज भी क्या होती है, कंप्लीट होती है। सीरीज फॉलो आप अपने एक बार मॉड्यूल को भी देख लो, है ना, मैंने आपको क्या क्या बता दिया है मॉड्यूल से, है ना। 35 CCA अपना हो गया है बच्चों। इसके बाद एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के ऊपर हो चुका है। अच्छा देखो, ये सब ये लिखा हुआ है ना, वर्क इन प्रोग्रेस 2021-22, तो ये आपकी बात नहीं है बच्चों, है ना, ये मैंने आपको पहले ही बोला है। इस साल यानी प्रीवियस ईयर 2021 जिनके ऊपर भी अप्लाई होगा उनको बहुत सारे अमेंडमेंट्स पढ़ने पड़ेंगे। अपने दिसंबर अटेम्प्ट के लिए कोई अमेंडमेंट्स नहीं आने वाले ज़्यादा, लेकिन अगर आप जून अटेम्प्ट देते हो तो बहुत सारे अमेंडमेंट आ जाएंगे, इसलिए ध्यान रखना। अभी तो 150% है, लेकिन अगले अटेम्प्ट में, आपके दिसंबर के बाद वाले अटेम्प्ट में कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तो हमने एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की बात भी कर ली है, स्किल डेवलपमेंट की भी हमने बात कर ली है, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस की हमने बात कर ली है। अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस होते क्या है ये सब मैंने आपको बता दिया है। फीजिबिलिटी रिपोर्ट, सर्वे के ऊपर खर्चा, इंजीनियरिंग के सर्विसेज, लीगल चार्जेस फॉर ड्राफ्टिंग ऑफ एनी एग्रीमेंट, मेमोरेंडम, आर्टिकल, अंडरराइटिंग कमीशन, ब्रोकरेज, प्रॉस्पेक्टस के ऊपर जो खर्चा ये अपन ने डिस्कस किया था। तो ये सारे खर्चे कौन से होते हैं, आपके प्रीलिम एक्सपेंसेस होते हैं, वी हैव सीन। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, कैपिटल एम्प्लॉयड का मैं आपको मतलब बता चुका हूँ,
लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का मैं आपको मतलब बता चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पे नॉट लेस देन क्या लिखा है बच्चों, 7 ईयर्स, ये बात भी हम देख चुके हैं। एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंडिचर इन केस ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम 35 DD है, ये भी हम देख चुके हैं। कितनी इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, 5 इंस्टॉलमेंट में मिलता है। 35 DD आपको नहीं दे रखा था, फिर भी मैंने आपको बता दिया। अमलगमेशन डीमर्जर के जो भी खर्चे होते हैं वो भी 5 इंस्टॉलमेंट में क्या किए जाते हैं, अलाउड किए जाते हैं। तो हियर आई हैव कंप्लीटेड विद द पार्ट 4th। अब हमारे 35 सेक्शन तक खत्म हो चुके हैं। तो 30 से लेकर 35 तक हमारी सारी बातें हो चुकी है। अब नेक्स्ट जो हमें सेक्शन देखना रहेगा 36 और 37। तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी 36 and 37। थैंक यू गाइस।